हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा ये भी है डिसीजन मेकिंग पे, और ये कनेक्टेड है हमारे प्रीवियस आर्टिकल के साथ जो हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, जिसका टाइटल था बिकम मोर कंफर्टेबल इन मेकिंग बोल्ड डिसीजंस। आज के आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे उन स्ट्रेटजीज को जिनको इम्प्लीमेंट करके आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होंगी उन पे हम टाइम टू टाइम बात करेंगे। इस आर्टिकल का टाइटल है 5 स्ट्रेटजीज टू एम्पावर एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजंस। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 20 मार्च 2023 को हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, और इसके ऑथर हैं डेविड लैंसफील्ड। देखिए, एम्प्लॉयज को जब ऑटोनॉमी देने की बात आती है तो इस पे तो बात की जाती है, लेकिन जब कंट्रोल देने की बात आती है तो वहां पे खामोशी आ जाती है, वहां पे बात नहीं की जाती। एम्पावरिंग की बात करते हुए हम बिली पोर्टर की एक कोटेशन याद करेंगे जिसमें वो कहता है कि फॉर मी लाइफ इज अबाउट बीइंग पॉजिटिव एंड होपफुल, चूजिंग टू बी जॉयफुल, चूजिंग टू बी एनकरेजिंग एंड चूजिंग टू बी एम्पावरिंग। देखें, ऑटोनॉमी एक ऑटोनॉमी फ्यूल की तरह होती है। जिस तरह फ्यूल इंजन को पावर देता है, इसी तरह ऑटोनॉमी आपके एम्प्लॉयज को दी गई ऑटोनॉमी आपको मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को पावर देती है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो इट्स लाइक ओपनिंग अ डोर। जिस तरह दरवाजा खुलते ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सामने आ जाती हैं, इसी तरह आप एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं तो बहुत सारी इनोवेशन की और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लग जाती है। देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज को एम्पावर करके आप अपने पास बड़े फैसले रख सकते हैं, आप खुद बड़े फैसले कर सकते हैं और वैल्यूज क्लियर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। करना क्या होता है कि आपको टॉप और सेंटर लेवल से आपको डिसीजन मेकिंग फैसले करने शिफ्ट करना होगा फ्रंट लाइन पे, जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। देखें, ये ऐसे ही है जैसे एक तराजू में आपको बैलेंस क्रिएट करते हैं तो वो बैलेंस बैलेंस सेट हो जाता है। जिस तरह से एक तराजू बैलेंस करता है दोनों तरफ बराबर वजन करके, इसी तरह जब आप एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं तो एम्प्लॉयज भी उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल प्ले करने लग जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बैलेंस्ड हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एम्प्लॉयज को पावर देते हुए, एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हुए, एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हुए मैनेजर्स ही कंफर्टेबल फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डेवलप ही खुद उस हायरार्की वाले एनवायरनमेंट में हुए हुए हैं जिसमें उनको उनको उनके ख्याल में डिसीजन मेकिंग उनके रोल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो अगर दे भी दिया जाते हैं डिसीजन की कुछ पावर्स, एम्प्लॉयज को एम्पावर कर भी दिया जाता है तो भी उनको गाइड नहीं किया जाता, उनको सपोर्ट नहीं दी जाती और उनको पता ही नहीं होता कि वो सही भी कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे। और फिर उनको एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन में गलतियों पे लोगों को निकलते हुए भी देखा होता है। इस गैप को ऑथर ने इस आर्टिकल में डिसीजन डेफिसिट कहा, और इस डिसीजन डेफिसिट को कवर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ऑथर ने 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं जिन स्ट्रेटजीज पे अमल करके इनको रिड्यूस किया जा सकता है। हम इन स्ट्रेटजीज पे एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं जिससे हमें ये क्लियर होगा कि वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। एक मैनेजर होता है जी जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है डिसीजन मेकिंग में, और उसको कोई गाइडेंस भी नहीं दी जा रही होती, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो गाइडेंस ले कहाँ से। तो एक दिन वो फैसला करता है कि वो अपनी अप्रोच चेंज करेगा और वो लोगों को एम्पावर करेगा, अपनी टीम को एम्पावर करेगा कि टीम डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व, और वो इन 5 स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने का फैसला करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो अपनी टीम को एम्पावर करता है। वो कहता है कि मैं सबसे पहले अपनी टीम को एम्पावर करूंगा, टीम को इख्तियारात दूंगा, टीम को वो सारे रिसोर्सेज दूंगा, वो सारे वसाइल दूंगा जो उनको कामयाब होने के लिए चाहिए। उसका नतीजा क्या निकलता है कि टीम ना सिर्फ कॉन्फिडेंट फील करती है, मोटिवेटेड भी हो जाती है और वो बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। दूसरे नंबर पे वो डिसीजन के प्रिंसिपल सेट करता है।
उन प्रिंसिपल सेट करते हुए वो वैल्यूज और प्रायोरिटीज को क्लियर करता है अपने आप में, और फिर वही वैल्यूज और प्रायोरिटीज अपने एम्प्लॉयज में कम्युनिकेट करता है ताकि उनका पर्पस और डायरेक्शन एक हो जाए। तीसरे नंबर पे वो डिसीजन मेकिंग रोल्स डिफाइन करता है कि किसके पास कौन कौन सा काम होगा, कौन क्या क्या काम करेगा। उससे फायदा ये होता है कि वो तमाम के तमाम लोग क्लियर हो जाते हैं कि किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इससे उनकी कोलैबोरेशन बढ़ती है और वो और बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। राइट। चौथे नंबर पे वो उनमें बिलीफ शो करता है अपना कि ही एक्चुअली ट्रस्ट देम, और वो ना सिर्फ उनको फीडबैक देता है बल्कि उस पर उनको एनकरेज भी करता है, उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करता है, जिससे वो और कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। पांचवें नंबर पे वो उनको रिफ्लेक्ट करता है कि वो अब वो उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लाइक वो उनको ट्रेनिंग्स दे के और वर्कशॉप्स अरेंज करवा के उनकी स्किल्स डेवलप करता है, जिससे उनकी स्किल्स तो डेवलप होती हैं, वो प्रोफेशनली डेवलप भी होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करते हैं। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। इस तरह से वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसका वो जो डिसीजन डेफिसिट था वो कवर होना शुरू हो गया, वो रिड्यूस हो गया और ऑर्गेनाइजेशन बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, इस स्टोरी में देखा, कौन कौन सी 5 स्ट्रेटेजीज हैं जी। नंबर 1, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। यस, प्रिपेयर योरसेल्फ टू एम्पावर योर एम्प्लॉयज। Number 2, develop set of decision rules. Number 3, define decision making roles, कि किसको क्या क्या रोल्स आपने असाइन करने हैं। Number 4, show belief in your team, belief in your employees. And number 5, create learning opportunities. Yes, ये 5 स्ट्रेटेजीज हैं जी। देखिए, एम्पावर करना एम्प्लॉयज को ऐसे ही है जैसे आप पौधे को पानी लगाते हैं। जैसे ही आप वो पौधे को पानी लगाते हैं, पौधा फलता फूलता है और वो फल देता है। इसी तरह एम्प्लॉयज को जब आप एम्पावर करते हैं तो वो इसी के मुतरादिफ है कि वो एम्प्लॉयज ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही रिजल्ट्स देते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे हमने कहा डिसीजन प्रिंसिपल्स ऐसे ही हैं जैसे रूल्स ऑफ गेम सेट करना, कि आप रूल्स ऑफ गेम सेट करते हैं कि जो सबके लिए फायदेमंद हो और सब उन्हीं रूल्स पे प्ले करेंगे। राइट। और रोल्स डिफाइन करना ऐसे ही है जैसे एक स्पोर्ट्स टीम रोल्स डिफाइन करती है कि कौन क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ पे प्ले करेगा, और वो तमाम मिलके अपना अपना रोल प्ले करते हैं और टीम को सक्सेस दिलाते हैं, टीम को कामयाबी दिलाते हैं। बिलीव करना एम्प्लॉयज पे, अपने टीम पे बिलीव शो करना ऐसे ही है जैसे एक कोच है और वो कोच ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को गाइड करता है, और वो गाइड इस तरह से करता है कि वो उन पे यकीन करता है, उन पे ट्रस्ट बिल्ड करता है और वो फिर डिलीवर करते हैं। राइट। और इसके बाद 5वें नंबर पे है क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये है जिस तरह से आप ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स करा के एम्प्लॉयज की स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं। राइट। जिस तरह आप जमीन में एक पौधा बोते हैं और उसको आप उसकी केयर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और वो बड़ा होके आपको फल देता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, उनको प्रोफेशनली डेवलप करते हैं। हाँ, हो सकता है कि देखें जहां जरूरी हो आप वो रोल प्ले अपने पास भी ले सकते हैं। राइट। और फॉर एग्जांपल मेन डिसीजंस जो है वो प्रेसिडेंट एंड सीईओज खुद कर सकते हैं, और जहां फॉर एग्जांपल कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं तो वहां वो जो कंप्लेंट्स को डायरेक्ट हैंडल कर रहा है वो बंदा उसको डायरेक्ट उस पर रोल प्ले कर सकते हैं। राइट। तो ये थी जी वो 5 स्ट्रेटेजीज जिन पे अमल करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं और एम्प्लॉयज को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो एट द एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर होगा। और ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी, ग्रो भी करेगी और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट भी डेवलप होगा। तो ये था जी आज का आर्टिकल जिसमें हमने स्ट्रेटजीज की बात की कि आप एम्प्लॉयज को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल।
आज के आर्टिकल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो उसको कंप्लीट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। कीप कनेक्टेड जी, विल कम अप विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू।